हेलो बच्चों, आज अपन करते हैं विद्युत विभव वाले चैप्टर की पूरी अपन पढ़ेंगे, समरी पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट समरी है। आपको आनी चाहिए और एक बार अच्छे से पढ़ लो। एक बार अच्छे से आप समरी पढ़ लोगे तो आपको है ना आइडिया लग जाएगा कैसे सवाल आते हैं। समरी में सबसे पहली चीज़ अपन पढ़ते हैं विभव की परिभाषा। किसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं? विद्युत विभव की परिभाषा। किसकी परिभाषा? विद्युत विभव की परिभाषा। मैंने आपको विद्युत विभव की परिभाषा पढ़ाई है कि मान लो ये कोई विद्युत क्षेत्र है। ये बताओ कौन सा क्षेत्र है? एक मिनट रुकना। ये मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? मान लो ये कोई विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र, ये मान लो कोई एक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु का, विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी भी बिंदु का विद्युत विभव, मान लो ये बिंदु P है और इस बिंदु का विद्युत विभव Vp कितना मान लिया? Vp। तो अच्छे से सुनना, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु का विद्युत विभव कहाँ से? अनंत से। कहाँ से? अनंत से। किसको? एकांक धनावेश को। किसको? एकांक यानी +1 कूलाम को। किसको? +1 कूलाम को। अच्छे से सुनना, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु का विद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में कैसे लेके आना है? बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना। कहाँ से? अनंत से। किसको? एकांक धनावेश को। कहाँ पर? जिस बिंदु का विभव ज्ञात करना है, जिस बिंदु का विभव ज्ञात करना है, लाने में बाह्य कारक जो भी कार्य करेगा उसी कार्य को क्या बोल देते हैं? उस बिंदु का विद्युत विभव बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट परिभाषा सुनना, एग्जाम में आ जाए अगर के विद्युत विभव किसको बोलते हैं तो सिंपल सी परिभाषा आपको लिखनी है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु का विद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना उस बिंदु तक लाने में बाह्य कारक जो कार्य करेगा वही कार्य उस बिंदु का क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको इसकी परिभाषा आना चाहिए। अनंत से। कहाँ से? अनंत से उस बिंदु तक किसको लेके आना है? एकांक धनावेश को। कैसे लेके आना है? बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए, मतलब बहुत स्लोली। कौन लेके आएगा? बाह्य कारक जो कार्य करेगा, बाह्य कारक वही कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। तो विभव का फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ तो विभव का फॉर्मूला हो जाएगा, विभव एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? विभव एक अदिश राशि होती है। इसका मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। Vp क्या होता है? बताओ। कार्य। किसका कार्य? बाह्य कारक का। तो लिखते कहाँ से? अनंत से। कहाँ तक लेके आना है? बिंदु P तक। किसको? एकांक धनावेश, सॉरी। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा? Vp = W ∞ to P/Q। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? विभव का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर Q को मैं कर दूं +1 कूलाम, कितना कर दूं? +1 कूलाम, तो बिंदु का विभव कितना हो जाएगा? बिंदु का विभव किसके बराबर हो जाएगा? बाह्य कारक द्वारा किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से विभव का एक और मात्रक निकाल सकते हैं, जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम। और यहाँ से आप इसकी विमा भी निकाल सकते हो। जूल की विमा होती है m1L2T-2 और कूलाम की A1T1। सुनना, Vp का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी बिंदु का विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है W ∞ to P और बट्टा में क्या आता है? Q। इसका मतलब क्या होता है? Vp का फॉर्मूला एक बार अच्छे से देख लो। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु का विभव किसी आवेश Q को, किसी आवेश Q को कहाँ से? अनंत से उस बिंदु तक लाने में बाह्य कारक जो कार्य करेगा उसी को अपन क्या बोल देते हैं? विद्युत विभव। अगर Q का मान 1 कूलाम कर दूं, एकांक धनावेश कर दूं, तो बाह्य कारक जो कार्य करेगा और वही कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। ये अच्छे से सुना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला किसका है? विभव का। किसका फॉर्मूला है? विभव का। विभव का फॉर्मूला कितना होता है? सुनो, ये मान लो विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। इस बिंदु पर मेरे को चाहिए विद्युत विभव ज्ञात करो। तो मान लो किसी आवेश को कहाँ से लेके आ रहे हो? अनंत से। कहाँ तक? P तक।
किस आवेश को ला रहे हो, क्यू आवेश को, एकांक को नहीं लेके आ रहे हो, माना कि तुमने किस आवेश को लेके आ रहे हो, क्यू आवेश को, और तुमको यहाँ से यहाँ तक लाने में बाह्य कारक को कार्य करना पड़ता है W इन्फिनिटी से P। तो इस बिंदु का विभव कितना हो जाएगा, अगर तुम क्यू आवेश को लेके आ रहे हो तो कितना कार्य करना पड़ता है, W इन्फिनिटी से P अपॉन में क्या फॉर्मूला आ जाएगा, Q। और अगर तुम Q की जगह एकांक रख दो, क्या कर दो, 1 कूलाम पॉजिटिव, तो बताओ Vp का मान किसके बराबर हो जाएगा, Q की जगह 1 रखो तो कितना आ जाएगा, W इन्फिनिटी P। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको आना चाहिए। और इसका एक फॉर्मूला अपन ने और लिखा था, मैंने कहा था बाह्य कारक अगर कोई भी छोटा सा कार्य करता है तो उसका फॉर्मूला होता है -E.dr। और बाह्य कारक द्वारा कार्य कहाँ से कहाँ तक, अनंत से P तक आने में क्या गया कार्य कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला बताओ, अनंत से Pe.dr। बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य है एकांक धनावेश को, किसको, ये बताओ dw क्या है, एकांक धनावेश को छोटा सा अल्प विस्थापन देना है आपको dr। तो बाह्य कारक कितना कार्य करता है, E.dr -E.dr। और एकांक धनावेश को अनंत से P तक लेके आना है, कहाँ से, अनंत से P तक, तब तो बाह्य कारक कितना कार्य करता है, लिमिट अनंत से P E.dr। और यही कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। तो आपको विभव की फॉर्मूला याद होना चाहिए। विभव का फॉर्मूला होता है माइनस समाकलन E.dr और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, P से सॉरी लिमिट आती है अनंत से लेके आना, आवेश को कहाँ से लाना है, अनंत से कहाँ तक, P तक, कहाँ तक लेके आना है, P तक। अब अच्छे से फॉर्मूला देख लो, एक बार अच्छे से समझ लो। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु का विद्युत विभव एकांक धनावेश को कहाँ से, अनंत से कहाँ तक, उस बिंदु तक लाने में कैसे, बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए लाने में किए गए बाह्य कारक द्वारा किए गए कार्य क्या होता है, बराबर इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट। फॉर्मूला क्या होता है, -E.dr। अनंत से ये बिंदु मान लो किसी बिंदु P तक है, तो ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, अनंत से P, अनंत से कहाँ तक आ जाएगी, P तक। लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, देखो अच्छे से देखो, लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, फॉर्मूला लिखने का तरीका हो जाएगा, देखो ऐसे लिखते हैं, क्या लिखोगे, -E.dr। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, अनंत से P तक, अनंत से P तक आपकी क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी, अनंत से P तक आपकी क्या आ जाएगी, लिमिट। या इसी फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि W इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है, P तक, अपॉन में क्या आ जाएगा, Q, अपॉन में कितना आ जाएगा, Q। ऐसे भी लिखते हैं। अगली चीज, विभवांतर क्या होता है, विभवांतर का फॉर्मूला होता है एकांक धनावेश को किसी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसका भी ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वोल्ट। और इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, VA माइनस, जैसे मैं आपको लिखाता हूँ फॉर्मूला, देखो माना कि ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या क्या आपका एक कोई, ये मान लो आपका कोई एक विद्युत क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है आपका, एक विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के अंदर मान लो एक बिंदु A है, एक बिंदु कौन सा है, A, दूसरा बिंदु कौन सा है, B। और तुमने किसी आवेश Q को A से B तक लेके गए, किसी आवेश Q को कहाँ से कहाँ तक लेके गए, A से B तक। अंतिम बिंदु कौन सा है, ये इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट, और इसको कौन सा पॉइंट बोला जाता है, इनिशियल पॉइंट। आरंभिक बिंदु कौन सा है, A, अंतिम बिंदु कौन सा है, B। तो विभवांतर का फॉर्मूला हमेशा होता है अंतिम बिंदु का विभवांतर माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभवांतर। और अगर A से B तक ले जाने के लिए बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बाह्य कारक को किया गया कार्य कितना है, क्या कितना करना पड़ता है, WAB करना पड़ता है। तो विभवांतर का फॉर्मूला हो जाएगा WAB अपॉन Q हो जाएगा। और इसका अगर अपन लिखते हैं किस रूप में, इंटीग्रेशन के रूप में लिखते हैं, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, E.dr। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, A से P तक। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और अपन परिभाषा बनाते हैं तो Q का मान कितना कूलाम रख देते हैं, +1 कूलाम। तो विभवांतर का फॉर्मूला कितना बन जाता है, VB माइनस VA इक्वल टू WAB। और अपन लिखते हैं एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य कारक जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है, आपको आना चाहिए। अगला चीज़,
बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू कितना होता है आपको पता है, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, और V किसके होता है, R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और मान लो एक किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं और किसी बिंदु पर आपको विभव चाहिए, तो जितने कितने भी विभव हैं सभी विभवों का कौन सा योग कर देते हैं, बीजगणितीय योग करते हैं। कौन सा योग करते हैं, बीजगणितीय योग। क्यों करते हैं बीजगणितीय योग, अपन को पता है बीजगणितीय योग क्यों करते हैं, क्योंकि विभव कैसी राशि होती हैं, अदिश राशि होती हैं। अगला चीज, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, और इसका फॉर्मूला कितना होता है, ये देखो, ये 1/4πε0 का मतलब होता है के, तो विभव कितना हो जाएगा, विभव का फॉर्मूला कितना होता है, द्विध्रुव के कारण फॉर्मूला होता है के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे कैसे सवाल बनते हैं। कोई पूछेगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना है होता है, तुम बोलोगे सर के क्यू बटा आर होता है। मैं बोलूँगा द्विध्रुव के कारण कितना होता है, तुम बोलोगे सर के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। बिंदु के कारण तो आर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, और द्विध्रुव के कारण क्या होता है, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर मैं बात करता हूँ किसी भी द्विध्रुव के, ये बताओ थीटा किसके बीच का कोण है, थीटा है अपन का जिस बिंदु पर अपन को निकाल, ये मान लो हो गया द्विध्रुव, ये द्विध्रुव का केंद्र हो गया, ये मान लो आवेश हो गया माइनस क्यू, ये आवेश क्या हो गया प्लस क्यू, ये इसका क्या हो गया द्विध्रुव आघूर्ण, जिसकी दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। और मानो हमारे को इस बिंदु पर विभव चाहिए, कौन से बिंदु पर विभव चाहिए, इस बिंदु पर, तो इसको बोला जाता है आर सदिश। कौन सा सदिश बोला जाता है, आर सदिश और पी सदिश के मध्य का कोण कौन सा कोण कहलाता है, थीटा कहलाता है। क्या कहलाता है, थीटा। अगर बिंदु निरक्ष पे हो, कहाँ पे हो, निरक्ष के लिए थीटा कितना होता है 90 डिग्री, निरक्ष पे थीटा कितना डिग्री हो जाता है 90 डिग्री, और कोस 90 का मान 0 होता है, तो निरक्ष का विभव हमेशा कितना होता है 0। अक्ष के लिए थीटा या तो 0 डिग्री होता है या फिर कितना होता है 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है 0 या 180 डिग्री। तो आपका फॉर्मूला या तो होगा प्लस या माइनस कितना हो जाएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर, के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये कैसा होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो ये भी आपको थोड़ा 1 मिनट 1-2 पेज और ऐड करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। एक मिनट को ना, मैं अगर बात करता हूँ निरक्ष पे तो कितना होता है द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है 0। बात करता हूँ अक्ष की, किसकी बात कर रहा हूँ, अक्ष का। ये आवेश कौन सा है माइनस क्यू, ये कौन सा आवेश है प्लस क्यू। अगर माइनस क्यू के पास किसी पॉइंट का आपको अक्ष पे अगर चाहिए, आपको द्विध्रुव क्या चाहिए विद्युत विभव, तो वो तो होता है माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। और प्लस क्यू के पास किसी बिंदु का विद्युत विभव चाहिए तो कितना होता है प्लस के पी अपॉन आर स्क्वायर। और निरक्ष के किसी बिंदु का विभव हमेशा कितना होता है, निरक्ष के हर बिंदु का विभव कितना होता है 0। हर बिंदु का विभव कितना होता है 0। अक्ष पे माइनस क्यू के पास तो कितना होता है माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर, प्लस क्यू के पास कितना होता है प्लस के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा अपन अगला पॉइंट की बात करते हैं, समविभव पृष्ठ। कैसे पृष्ठ को बोलते हैं, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव कितना होता है समान। किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कितना होता है 0। किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या क्या कार्य कितना होता है 0। विद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ से क्या होता है लंबवत। चालक की सतह हमेशा किसकी तरह काम करती है, समविभव पृष्ठ की तरह काम करती हैं। और मैंने बताया था दो समविभव पृष्ठ आपस में क्यों नहीं काटते, क्योंकि अगर काटेंगे तो कटान बिंदु पर विभव के कितने मान आ जाएंगे 2 मान, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और मैंने ये भी बताया था किसी भी चालक की सतह सदैव किसकी तरह काम करती हैं, समविभव पृष्ठ की तरह काम करती हैं। बिंदु आवेश के कारण कैसे समविभव पृष्ठ होते हैं, तो आपको बताएं कैसे होते हैं गोलाकार। रेखीय आवेश के कारण बेलनाकार। एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण कैसे होते हैं समतल होते हैं। कैसे होते हैं समतल। और विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के क्या होता है लंबवत होता है। अगला चीज देखो, अगली चीजें विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। ये इंपॉर्टेंट चीजें।
इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, कुछ नहीं है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध होता है E बराबर होता है माइनस dV अपॉन dr, माइनस dV अपॉन dr, अच्छे से dr, माइनस dV अपॉन dr। ये माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन ये बताएगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव में कमी सबसे ज़्यादा आती है, यानी विभव ह्रास की दर सबसे ज़्यादा ई की दिशा में होती हैं। किसकी दिशा में होती हैं? ई की दिशा में। यहाँ मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पर पहला पॉइंट बताता हूँ कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती हैं, और विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव में हानि, विभव ह्रास की दर क्या होती हैं? सर्वाधिक होती हैं। क्या होती हैं? सर्वाधिक होती हैं। और एक ये भी पता होना चाहिए कि मानो कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है। कैसा विद्युत क्षेत्र है? एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र, हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो कितनी है? ई नोट है। यहाँ पर भी तीव्रता कितनी है? ई नोट। यहाँ पर भी तीव्रता ई नोट। एक समान, तो हर बिंदु की तीव्रता कितनी है? ई नोट। दो बिंदु मान लिए मैंने। कितने बिंदु मान लिए? दो। एक बिंदु ए और एक बिंदु कौन सा मान लिया? पी। और इनके मध्य की दूरी मान लो एल है। मध्य की दूरी कितनी है? एल। ए और बी के मध्य की दूरी कितनी मान ली मैंने? एल मान ली। तो बताओ कौन सा बिंदु उच्च विभव पे होगा, कौन सा बिंदु निम्न विभव पे होगा? तो आप कहोगे सर कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर हमेशा विभव में क्या आती हैं? कमी आती हैं। इसका मतलब बिंदु ए का विभव बी के विभव से कितना होगा? ज़्यादा। और इनका विभवांतर का मान किसके बराबर आ जाएगा? एक समान विद्युत क्षेत्र है, हर जगह विद्युत क्षेत्र का मान कितना है? ई नोट। कितना है? तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा? ई नोट इंटू दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी, दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी कितनी है? एल। तो कितना हो जाएगा? ई नोट इंटू एल। ये फॉर्मूला किसके लिए लागू होता है? एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए। किसके लिए होता है लागू? एक समान विद्युत क्षेत्र में किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर निकालना हो तो फॉर्मूला होता है ई नोट इंटू एल। ये पता होना चाहिए कि कौन सा बिंदु उच्च विभव पे होता है, कौन सा निम्न। विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर हमेशा विभव में क्या आती है? कमी। तो ए का विभव ज़्यादा होगा, बी का विभव क्या होगा? कम होगा। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखो ये पता होना चाहिए, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? के Q1 Q2 अपॉन आर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्थितिज ऊर्जा कितने आवेशों के निकाय की? दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर। अगर दोनों आवेश कैसे हो? सजातीय हो। कैसे हो? सजातीय, यानी या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। यानी Q1 इंटू Q2 का मान क्या हो? पॉजिटिव, तो U भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अगर कोई दो आवेश विजातीय हो, Q1 और Q2 का इंटू कितना हो? नेगेटिव, तो U भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो U का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर Q1 और Q2 का मान चिन्ह के साथ में रखना है। किसके साथ में रखना है? चिन्ह के साथ में। सुनना अच्छे से। कोई भी अगर मान लो अदिश राशि है, अदिश राशि के फॉर्मूले में जो भी मान रखते हो वो चिन्ह के साथ रखा जाता है। किसके साथ रखा जाता है? चिन्ह के साथ में। चिन्ह के साथ कब नहीं रखा जाता है? मान लो कोई राशि सदिश राशि है, उसका अपन परिमाण निकाल रहे हैं तो अपन चिन्ह के साथ वैल्यू नहीं रखते, हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। लेकिन कोई राशि हमेशा अदिश है, कैसी राशि है? खुद अदिश राशि है, तो उसके फॉर्मूले में जितने भी मान रखे जाते हैं वो चिन्ह के साथ में रखे जाते हैं। स्थितिज ऊर्जा का मान पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। अगर मान लो तीन आवेशों का निकाय है तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस के Q3 Q1 अपॉन R31। ये आपको आना चाहिए। ये आपके कितना हो गया? दो आवेशों का निकाय की, ऐसे अपन लिख सकते हैं तीन आवेशों के निकाय की। और आपको पता है किसी भी द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट, कितना होता है कार्य? PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है? PE cos θ1 माइनस θ2। अगर मैं
थीटा 1 की वैल्यू ले लूँ 90 डिग्री और थीटा 2 का मान ले लेता हूँ थीटा, कितना लेता हूँ थीटा। 90 डिग्री को बोलते हैं शून्य ऊर्जा की स्थिति। कौन सी ऊर्जा की स्थिति बोलते हैं? शून्य ऊर्जा की स्थिति। यानी किसी भी द्विध्रुव को 90 डिग्री से किसी भी कोण थीटा तक घुमाने में क्या गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या कहलाता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और यहाँ पर थीटा 1 की जगह कितना रखोगे 90, तो कितना हो जाएगा 0। और थीटा 2 की जगह कितना रखोगे थीटा, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस पी ई कोस थीटा। इसको और क्या लिख सकता हूँ? माइनस पी डॉट ई भी लिखा जा सकता है, माइनस पी डॉट ई। ये थीटा किसके बीच कोण होता है? पी और ई के बीच का क्या होता है? कोण। ये अपन पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है माइनस पी कोस थीटा। थीटा बराबर 0 होता है स्थायी साम्यावस्था, थीटा बराबर 180 होता है अस्थायी साम्यावस्था, थीटा बराबर 90 क्या होता है? 90 होता है शून्य ऊर्जा की स्थिति। किसी भी द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमा रहे तो फॉर्मूला कितना हो गया? पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और तो अपन क्या पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आपको समदारित्र की समरी बता देता हूँ। किसकी समरी बता देता हूँ? समदारित्र की समरी। एक बार इन समरियों को अच्छे से देख लेना, फिर अपन एक दो सवाल करेंगे बढ़िया बढ़िया। बीसीएस और क्या करेंगे? शेखावटी मिशन के सवाल करेंगे। देखो फटाफट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार देखते जाओ। प्राविद्युत पदार्थ किसको बोलते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन तो नहीं होता है लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या हो जाते हैं? विद्युत प्रभाव दिखाते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं? ध्रुवित हो जाते हैं। कैसे पदार्थ कहलाते हैं? प्राविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। धारिता किसको बोलते हैं? किसी भी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या बोला जाता है? धारिता। और अपन को पता है अगर किसी चालक को मैं क्यू आवेश दूं और उसके विभव में वृद्धि v हो जाती है तो क्यू v के क्या होता है? समानुपाती। क्यू का मान किसके बराबर हो जाता है? सी वी, जहाँ सी क्या है? एक समानुपाती नियतांक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? चालक की धारिता। और यहाँ से सी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? सी का फॉर्मूला आ जाएगा कितना आ जाएगा? सी का फॉर्मूला आ जाएगा क्यू अपॉन वी। समझ आ गया? अगर यहाँ से अपन इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं। V का मान कितना वोल्ट ले लूँ? 1 वोल्ट। कितना वोल्ट ले लूँ? 1 वोल्ट। तो C का मान किसके बराबर हो जाएगा? Q के बराबर हो जाएगा। तुम क्या बोलोगे? समधारित्र को दिए गए आवेश की वह मात्रा जो उसके विभव में कितनी वृद्धि कर दे? एकांक वृद्धि कर दे। ये आपको पता होना चाहिए। किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश का उस मान के बराबर होता है जो चालक के विभव में कितनी वृद्धि कर दे? एकांक वृद्धि कर दे। समधारित्र एक ऐसा, समधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं? 2 प्लेटें होती हैं जिनके ऊपर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का क्या होता है? आवेश होता है। और समधारित्र का कुल आवेश कितना होता है? 0। इसके तो धारिता का फॉर्मूला कितना होता है? Q बराबर CV। और Q क्या होता है? किसी एक प्लेट पर आवेश का परिमाण, और V क्या होता है? दोनों प्लेटों के मध्य विभव का अंतर, विभवांतर होता है। किसी भी समधारित्र की धारिता का मान उसके प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, प्लेटों के आकार और आकृति पे, प्लेटों की मध्य की दूरी पर, और उनके मध्य जो माध्यम है उसके प्राविद्युतांक पर निर्भर करता है। कभी भी ये ध्यान रखना, धारिता का मान आवेश और विभवांतर पे निर्भर कभी नहीं करता है, वो केवल प्लेटों के आकार पे, प्लेटों के मध्य की दूरी पे और उनके माध्यम पे निर्भर करता है। किसी गोलीय चालक की धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, जहाँ आर क्या होती है? उस गोलीय चालक की त्रिज्या होती है। अगला क्या है? प्राविद्युतांक एप्सिलॉन का माध्यम भरा होने पर समधारित्र की धारिता कितनी हो जाती है? एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है। जैसे मान लो एक कोई समधारित्र है, इसके बीच में कुछ नहीं भरा है, क्या है? वायु है, तब इसकी धारिता मान लो C नोट है। कितनी है? C नोट है। अब आपने इनके मध्य एक माध्यम भर दिया जिसके प्राविद्युतांक का मान कितना है? प्राविद्युतांक का मान वो कभी कभी आपको K देगा, कभी कभी क्या देगा? एप्सिलॉन आर देगा। दोनों चीज एक ही है। अब आपने माध्यम भरोगा तो धारिता का मान चेंज होगा। मैंने कितना मान लिया? धारिता का मान Cm, और Cm का मान हमेशा बढ़ता है। कितना गुना बढ़ जाएगा? K गुना। कितना गुना बढ़ जाएगा? K। और धारिता का मान कितना हो जाएगा? K इंटू C नोट, K इंटू C नोट। एप्सिलॉन आर को ही बोलते हैं, K बोल देते हैं इस चैप्टर के अंदर, कोई घबराहट की बात नहीं है। देखो निर्वात के लिए धारिता का फॉर्मूला कितना होता है? समांतर प्लेट के लिए A एप्सिलॉन नोट अपॉन D। और अगर निर्वात नहीं और बीच में कुछ प्राविद्युत माध्यम हो तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा?
ए एप्सिलॉन अपॉन डी, और एप्सिलॉन का फॉर्मूला कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर अपॉन कितना हो जाएगा, डी। और अच्छे से सुनना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी, मान लो ये एक समांतर प्लेट समदरित्र है, क्या है, एक समांतर प्लेट समदरित्र, इसके मध्य पूरे में अपन ने माध्य बुंद नहीं भरा, कौन सा प्राविद्युत पदार्थ ना भर के थोड़ा सा भर दिया, क्या भर दिया, आंशिक रूप से भर दिया। कितना रूप से भर दिया, प्लेटों के मध्य की चौड़ाई कितनी है, डी, और इस प्राविद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी है, टी, और इसका इसके प्राविद्युत का मान लिया के है, कितना है, के। तब बताओ धारिता का फॉर्मूला कितना हो जाएगा। तब लिखने का तरीका बताता हूँ, कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या लिख दो, डी, और इसकी बताओ मोटाई कितनी है, तो टी को घटा दो, टी को घटाओ और वापस क्या कर दो, टी को जोड़ दो, लेकिन भाग देके, किसका भाग देकर, के का भाग देके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको आना चाहिए। जैसे इसमें और क्या पूछ सकता है वो, ये एक समांतर प्लेट समदरित्र है, कौन सा प्लेट समदरित्र है, समांतर, इसके मध्य आपने आंशिक रूप से प्राविद्युत पदार्थ भर दिया, क्या भर दिया, आंशिक रूप से दो प्राविद्युत पदार्थ, कितने भर दिए, एक ये वाला और एक ये वाला। इसका प्राविद्युतांक का मान लो K1 है, और इसके प्राविद्युतांक का मान कितना है, K2। प्लेटों के मध्य की चौड़ाई कितनी है, D, पहले की चौड़ाई कितनी है, T1, दूसरे की चौड़ाई कितनी है, T2। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अब फॉर्मूला बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, डी में से किसको घटाओ, T1 प्लस T2 को घटाओ, किसको जोड़ो, वापिस से T1 में K1 का भाग देके जोड़ो, और T1 में किसका भाग देके जोड़ो, K2 का भाग देके जोड़ो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी जब आंशिक रूप से क्या भरा हो, प्राविद्युत पदार्थ भरा हुआ हो। ये फॉर्मूला हो गया, ये आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जब आंशिक रूप से प्राविद्युत पदार्थ भरा हो तो फॉर्मूला, प्राविद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर, मोटाई कितनी है, टी, तो ये फॉर्मूला, ये आपको पढ़ना नहीं है, ये तो आपको पता है, ये उल्टा होता है। श्रेणी क्रम में किसका मान समान रहता है, आवेश का मान समान रहता है, और सी इक्विवेलेंट का मान कितना होता है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, और समांतर क्रम में किसका मान समान रहता है, विभवांतर का, और धारिता का फॉर्मूला कितना होता है, सी इक्विवेलेंट C1 + C2 + C3 कितना हो जाता है, Cn। समधारित्र को आवेशित करने के लिए बाह्य कारक को क्या करना पड़ता है, कार्य, और यही कार्य प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके अंदर कौन सी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और इसके ये तीन फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। ये ऊर्जा के फॉर्मूले, ये समांतर क्रम, ये श्रेणी क्रम, ये जब आपका प्राविद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो, ये जब आपका प्राविद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, और ये सारे फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए। और ये ध्यान रखना, किसी भी समधारित्र की धारिता उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा व विभवांतर पर निर्भर नहीं करती हैं, केवल किस पे निर्भर करती हैं, उसके प्लेटों के मध्य की चौड़ाई, बीच के पदार्थ जो है ना माध्यम भरा है उसका प्राविद्युतांक, और प्लेटों का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती हैं। ये आपको इतना आपको आना चाहिए।